नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और विपक्ष एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के मूड में है। तो केंद्र की तरफ से कहा गया है कि बहस के लिए हम तैयार हैं, समय सीमा न थोपी जाए। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तो विपक्ष ने आज भी संसद के गेट पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों की मांग है कि एसआईआर पर चर्चा कराई जाए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कल बताया था कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष से अपील की है कि वो इस पर कोई समय सीमा न थोपें। पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल विधेयक 2025 बिल पास हुआ। वहीं सदन की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर सदन में जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, विपक्ष पूरी तरह से हंगामे के मूड में आज भी नजर आ रहा है। कल पहला दिन था, कल भी सदन में जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर किसी तरह की समय सीमा यहां पर ना थोपी जाए। उसके बावजूद विपक्ष का हंगामा कैसे देख रहे हैं? नहीं साहिल जी, 2-3 चीजें तो देखनी पड़ेंगी। सदन के अंदर हम लोगों ने पिछली तमाम विधानसभाएं और लोकसभाएं देखी हैं और तमाम सत्र देखे हैं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई है, ये अपने हिसाब से सदन को चलाना चाहते हैं। यानी वहां भी इनको चाहिए कि डिक्टेटरशिप इनकी बनी रहे। हमने मणिपुर के ऊपर देखा था लोकसभा में, कितना लंबा हंगामा चला और उसके बाद मोदी जी आए, सदन में बोले, मणिपुर पर कुछ बोले नहीं। तो ये इस तरीके से आप सदन को चलाना चाहते हैं? अरे भाई, विपक्ष के सांसद हैं, चुनकर आए हैं, उनकी आवाज भी सुनिए, उनकी बात भी रखने दीजिए उनको। और समय सीमा इतने टाइम आप बोलेंगे, इतने टाइम में नहीं बोलेंगे। जब आप एक चीज देखिएगा कि ऑलरेडी नोटिस संजय सिंह ने दे दिया था एसआईआर पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों भाग रहा है सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर बहस करने से? और ये सच्चाई है कि एसआईआर के मामले में मैं तो साक्षात एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एक सांसद दिल्ली में वोट देते हैं और उसके बाद वो बिहार में वोट लेकर उंगली दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये कैसा एसआईआर है? ये तो एसआईआर आपका संदेह के घेरे में वैसे ही है। जब एक प्रोमिनेंट फिगर जो राज्यसभा के सांसद हैं वो वहां जाके दोबारा वोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आम आपके कार्यकर्ता और आम लोग कितना ट्रेवल करके गए होंगे और वोट डाल के आए होंगे। तो एसआईआर तो संदेह के घेरे में, और जिस तरीके के परिणाम बिहार विधानसभा के आए हैं वो निश्चित तौर पर डाउटफुल है। ऐसी कोई लोकप्रियता वहां दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसी कोई लेकिन नवीन जी, जो बातें आप कह रहे हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की अगर हम बात करें, तो उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा है कि सदन के बाहर जिस तरीके की जो हताशा है वो विपक्ष की नजर आ रही है और ये जो सत्र है वो पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने भी इस बात को दोहराया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जब बाहर ही नारेबाजी करता रहेगा, प्रदर्शन करता रहेगा, तो कैसे चर्चा होगी? नहीं, देखिए साहिल जी, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष में हार की हताशा, और विपक्ष ये कहता है कि सरकार में हार की हताशा है। अरे भाई, 303 से 240 पर आप आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आई है ना, तो हताशा किसमें है? केवल बिहार हारने से पूरा देश का विपक्ष हतोत्साहित हो जाएगा क्या? किसी एक राज्य, 243 सीटों का राज्य है बिहार, वहां के हारने से पूरा विपक्ष हतोत्साहित हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये अवधारणा अगर प्रधानमंत्री जी सेट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ गलत है। आप चुनाव में तो लोकसभा का चुनाव होता है, पूरे देश का चुनाव होता है, जिसमें सरकार ने आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को नकारा है जनता ने। उत्तर प्रदेश में नकारा, आप यहाँ 72 और 74 सीटें जीतने वाले थे, आप तो 33 में सिमट गए। समाजवादी पार्टी ने आपको कायदे से करारा जवाब दिया और कांग्रेस ने दिया तो 43 सीटें लेके आ गए वो लोग। तो हारा कौन है?
ये हारने की व्याख्या प्रधानमंत्री जी केवल बिहार को एग्जाम्पल मान के कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं झारखंड को मानते हैं फिर? तो झारखंड की जनता ने आपको नकारा, बंगाल की जनता ने आपको नकारा, कर्नाटक की जनता ने आपको नकारा, ये क्या पैरामीटर हुआ? ये नैरेटिव गढ़ने वाली चीजें हैं। मैं समझता हूँ साहिल जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती। और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 2010 में कोल ब्लॉक घोटाले के मामले को लेकर कौन सदन नहीं चलने देता था, जेपीसी की मांग करता था? यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होती थी। और आज वो कोल ब्लॉक घोटाले वाले कहाँ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैया कर रहे हैं, सरकार में है। तो इस पैरामीटर से आप सरकार को चलेंगे। जो जिम्मेदारी आपकी थी, मैं थोड़ा सा बोलूंगा 30 सेकंड, आपने बड़े वादे किए थे 2012-13 में अपने मंचों से कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाएंगे और सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। वो कौन सी जेल बना दी भारतीय जनता पार्टी ने जो सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के अंदर पहुंच गए? ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसा भ्रष्टाचार पर प्रहार है? एक सिंगल आप मंत्रालय नहीं बना पाए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, कहीं कोई विभाग सेटअप नहीं कर पाया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला, और अब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ी रेस चलता है। ठीक है, केवल सत्ता हथियाने का अगर माध्यम संसद बन जाएगी और इस तरीके के प्रवचन बन जाएंगे प्रधानमंत्री जी की, तो मैं समझता हूँ देश कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार सदन में जारी है। कल सदन के पहले दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष का जोरदार हंगामा SIR के मुद्दे पर हुआ। उसके बाद आज भी बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन की कार्रवाई चलने देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज केरल में SIR की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा। तो केरल सरकार की याचिकाओं में राज्य में लोकल बॉडी चुनावों के कारण SIR की प्रक्रिया को टालने की मांग की गई है। इससे पहले 26 नवंबर को कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में SIR एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टिविस्ट्स और NGO की तरफ से दायर कई पिटीशंस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। इधर पश्चिम बंगाल में SIR के बीच कई बूथ पर 100% एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज्ड हो गए हैं और निर्वाचन आयोग को 2208 पोलिंग स्टेशंस में कुछ संदेह हुआ। जब यहां से अनकलेक्टेबल फॉर्म 0 पाया गया तो अनकलेक्टेबल फॉर्म में डेथ, डुप्लीकेट, एब्सेंट और शिफ्टेड वोटर्स कैटेगरी है। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर में इन बूथों पर एक भी अनकलेक्टेबल फॉर्म नहीं मिला, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि एक भी वोटर उन 4 कैटेगरी में ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार की याचिकाएं सुनेगा और आज SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार देश भर में SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है और आज SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर सुनवाई होने वाली है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए विकास जोगी जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विकास जी, SIR का मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है और बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके बाद से विपक्ष का जोरदार हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो याचिकाएं दायर की गई है SIR के खिलाफ, उस पर आज चर्चा होनी है, कैसे देख रहे हैं? चर्चा ये एक पेंडेंसी थी, आज की इसमें डेट लगी हुई थी और उस डेट में क्या था, पिछली डेटों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है कि एक PIL वाला जो विषय एक मजाक बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट को अन्य भी काम होते हैं, कोई भी लेके चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला कि SIR एक कोई ऐसा नहीं है वोट काटने की प्रथा चली है, वोट काटने का कोई ऐसा नया प्रावधान हो कि वोट काट दिए जाएंगे। SIR मतलब ये है कि विशेष समीक्षा हो रही है वोटर लिस्टों की और वो हर 5 वर्ष के बाद होती है, पहले भी होती रही है, उसी के तहत ये भी हो रही है। इसमें ये पता चलता है कि कौन वोट ऐसे हैं जो जिंदा है, कौन वोट ऐसे हैं वोटर है जो मान लो उस जगह को छोड़ के चले गए। उस चीज का विशेष निरीक्षण किया जा रहा है, उसके तहत ये चला है जिससे कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो जाए सारी चीजें। और इसी के तहत न्यायालय ने सीधे सीधे ये बोला था। हाँ, न्यायालय ने एक कमेंट तो किया था, जैसे कि आधार कार्ड को लेकर इन्होंने बोला पहचान के लिए, तो आधार कार्ड को भी बोला था, आधार कार्ड बिहार वाले उसमें SIR में कि आधार कार्ड को भी मान्य किया जाए, तो उसमें तो था। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे स्पष्ट ये भी बोला था कि इलेक्शन कमीशन एक
इंडिपेंडेंट संस्था है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो उसी के आधार पर ही मतलब पिछली जो डेट थी उस डेट पर ही सारे निर्णय सभी थे कि क्योंकि बाध्य नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि चीजें सब कुछ सामान्य है और सब कुछ ठीक चल रही है। तो ये बस मुद्दे को भटकाया हुआ जा रहा है और राजनीतिक लोग इस पर राजनीति सेकने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी एसआईआर हो रही है और होती भी रहेगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल इलीगल सारी चीजें हो रही हो। चलिए विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एसआईआर के मुद्दे पर देश भर में राजनीति भी गरमाई हुई है। दूसरी तरफ जो याचिकाएं दायर की गई हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, केरल सरकार की याचिकाओं को सुना जाएगा और उन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। वहीं महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले चरण में आज 264 म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत में मतदान कराया जा रहा है। 6042 सीटों और काउंसिल प्रेसिडेंट के 264 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक स्थानीय लोग निकाय चुनाव प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पूरे राज्य में 12,316 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 62,108 पोलिंग स्टाफ तैनात किया है। तो ग्रामीण और शहरी स्तर पर हो रहे निकाय चुनाव के पहले चरण में करीब 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 17,367 कंट्रोल यूनिट और 34,734 बैलेट यूनिट्स का बंदोबस्त भी किया है। चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7:30 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रहने वाली है। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए ये वोटिंग हो रही है। पूरे इंतजामात यहाँ पर कर लिए गए हैं और निष्पक्ष और सुचारू मतदान हो, इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियाँ महाराष्ट्र में देखने को मिल रही हैं। तो सुबह 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक ये प्रक्रिया सुचारू रहने वाली है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज फिर नाश्ते की मेज पर मिलने वाले हैं। तो दोनों की मुलाकात डीके शिवकुमार के आवास पर होगी। इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार को भी दोनों नेता नाश्ते पर मिले थे और वो मुलाकात सीएम आवास पर हुई थी। आज भी दोनों के बीच ये मुलाकात जारी है। नाश्ते की मेज पर दोनों के बीच ये मुलाकात शुरू हो गई है। सोमवार को सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि वो डीके शिवकुमार के आवास पर नाश्ता करने जाएंगे। हालांकि सीएम ने कहा कि उन्हें अभी तक औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। इसके बाद शाम में सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में डीके शिवकुमार ने सीएम को आमंत्रित कर दिया। तो आज दोनों के बीच ये मुलाकात लगातार जारी है। शिवकुमार ने पोस्ट में भी लिखा था कि मैं और मुख्यमंत्री लगातार मिलकर काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कल नाश्ते के लिए आमंत्रित किया है। नाश्ते पर हम कर्नाटक में किए गए वादों को पूरा करने के साझा प्रयासों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं भी लगातार जारी हैं। तो कथित 2.5 साल के समझौते के तहत अब डीके शिवकुमार के सीएम पद पर ताजपोशी के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया इन चर्चाओं को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज भी दोनों के बीच ये मुलाकात हो रही है। दोनों नाश्ते की मेज पर एक साथ हैं और डीके शिवकुमार के आवास पर सीएम सिद्धारमैया पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात लगातार जारी है। वहीं हैदराबाद से कुवैत जा रही इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में ह्यूमन बम की धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। विमान को एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिगो की एक फ्लाइट ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुवैत के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें विमान में बम होने की धमकी मिली थी। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को तुरंत मुंबई डाइवर्ट कर दिया और इमरजेंसी लैंडिंग करा दी, जहां फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। तो मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस ईमेल के ज़रिए फ़्लाइट में बम होने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद फ़्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया
और मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। उसके बाद विमान को पूरी तरह से चेक भी किया गया। तो बताया जा रहा है इंडिगो की ये फ्लाइट थी जो कुवैत के लिए हैदराबाद से निकली थी, लेकिन धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया और इमरजेंसी लैंडिंग फ्लाइट की कराई गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से राहत मिलने का नाम यहां पर नहीं मिल रहा है और राजधानी इस समय घने स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। 2 दिन की हल्की राहत के बाद आज फिर राजधानी के कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर 400 के करीब पहुंच गया है। आनंद विहार और अक्षरधाम में AQI 383, चांदनी चौक में 397, अलीपुर में 347, बवाना में 390, बुराड़ी में 363, द्वारका में 324, ITO में 331, जहांगीरपुरी में 349, मुंडका में 359, रोहिणी में 354 और नरेला में AQI 366 दर्ज किया गया। ये सभी रीडिंग बहुत खराब श्रेणी में आती है। NCR में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 299, गाजियाबाद के वसुंधरा में 239, इंदिरापुरम में 344, गुरुग्राम सेक्टर 51 में 308 और फरीदाबाद में 282 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली का औसत AQI 329 था और देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली NCR के 9 शहर शामिल थे। उधर CID इंटेलिजेंस राजस्थान की जयपुर इकाई ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ बादल फिरोजपुर निवासी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ISI के संपर्क में था। वो राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था। तो महानिरीक्षक पुलिस इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि 27 नवंबर को संदिग्ध बादल को श्री गंगानगर में सैन्य प्रतिष्ठान साधुवाली के आसपास देखे जाने की सूचना मिली। बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने तुरंत उसे हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में उसके मोबाइल में विदेशी और पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से लगातार संपर्क में रहने के प्रमाण मिले। श्री गंगानगर के ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी बादल ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही ISI के लगातार संपर्क में था। वो सेना के वाहनों, सैन्य संस्थानों, सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पुलों, सड़कों, रेलवे लाइनों और नए निर्माण कार्यों जैसी सामरिक जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर्स को उपलब्ध करवा रहा था। तो ISI एजेंट प्रकाश सिंह को गिरफ्तार करने के बाद इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ISI को ये गोपनीय सूचनाएं लगातार भेज रहा था। राजस्थान में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। तो ISI का एजेंट प्रकाश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये अपने ISI के हैंडलर्स को भारत की कई खुफिया और गोपनीय जानकारियां मुहैया करवा रहा था। अलग अलग जगहों से ये लगातार ISI के संपर्क में था और तमाम तरीके की जानकारियां वहां तक पहुंचा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। CM योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। तो बैठक में कई प्रस्ताव पास होने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने से संबंधित प्रस्ताव भी इस कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता नियमावली 2022 संशोधन प्रस्ताव भी पास होगा। औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, खेलकूद के प्रस्ताव भी इस बैठक में रखे जाएंगे। स्टैंप सहित अन्य विभाग के प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाने वाले हैं। तो प्रयागराज में उप निबंधक कार्यालय का जमीन संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। पंचायतों में आरक्षण को पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में आज रखा जाना है। तो CM योगी आदित्यनाथ इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।